हेलो बच्चों, अभी हम क्लास 8 साइंस चैप्टर 12 हाउ नेचर वर्क्स इन हार्मोनी कर रहे हैं। इससे पहले वाले वीडियो में 12.3 तक कर लिया था। टोटल जो है हमारे वीडियो में इस चैप्टर में टोटल 10 सब सेक्शन है, तो फोर्थ स्टार्ट कर रहे हैं। ये कह रहा है कि व्हाट आर दी डिफरेंट टाइप ऑफ इंटरेक्शन अमंग ऑर्गेनिज्म, कि ऑर्गेनिज्म आपस में कैसे इंटरेक्ट करते हैं, है ना। कि भाई बी ग्रास हॉपर से कैसे इंटरेक्ट करता है, ग्रास हॉपर से जो है आपका बर्ड या स्नेक कैसे इंटरेक्ट करता है, उससे मोल, है ना, या फिर ईगल कैसे इंटरेक्ट करता है ना। तो और प्लस वो अपने सराउंडिंग के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं, है ना। तो अब कह रहा है कि जो बायोटिक कंपोनेंट है वो नॉन अबायोटिक कंपोनेंट पे डिपेंडेंट रहेगा। बिल्कुल सही बात है ना। अब प्लांट और एनिमल आपस में भी एक दूसरे पे डिपेंडेंट रहते हैं फॉर न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन एंड रिप्रोडक्शन। कि भाई प्लांट का रिप्रोडक्शन तभी हो पाएगा जब जो है बीज जो है पॉलिनेशन करवाएंगी, है ना। दीज आर इंटरेक्शन अमंग द बायोटिक कंपोनेंट। तो ये किसका इंटरेक्शन का एग्जांपल है? बायोटिक कंपोनेंट का। जो बीज आते हैं प्लांट पर रिप्रोड्यूस करवाते हैं, तो वो क्या हो गया? बायोटिक कंपोनेंट। बोथ टाइप ऑफ इंटरेक्शंस अमंग बायोटिक कंपोनेंट और बिटवीन अ बायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट आर इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल इन एनी हैबिटेट। कि भाई बायोटिक बायोटिक पर डिपेंडेंट है और बायोटिक अबायोटिक के साथ भी डिपेंडेंट है, और दोनों मिला के क्या बनाएंगे? हैबिटेट। एकदम इसको याद रखना है। डायरेक्ट कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, बट कोई पूछ सकता है इसके लिए, है ना? अब फिगर 12.5 देखने को बोल रहा है, ये वाला फिगर है ना। अब इसमें क्या क्या दिख रहा है आपको? स्नेक्स दिख रहे हैं, है ना, फ्रॉग दिख रहा है, फिश दिख रहा है, स्टोन दिख रहा है, छोटे छोटे प्लांट दिख रहे हैं, यहाँ एक बर्ड दिख रहा है, यहाँ एक बर्ड दिख रहा है ना। वाटर दिख रहा है, यहाँ एक बर्ड दिख रहा है आपको। ये जो सी के प्लांट्स है, साइड में जो प्लांट्स हैं वो दिख रहे हैं। और ये कह रहा है कि आप बताओ कि बायोटिक और अबायोटिक के बीच में आपको कहाँ कहाँ इंटरेक्शन दिख रहा है ना। अब इसके लिए आपको पूरा टेबल बनाया कि भाई बायोटिक और अबायोटिक के बीच में जो इंटरेक्शन है वो क्या है। कि जो अर्थवॉर्म है, अर्थवॉर्म किस में रहेगी? मॉइस्ट सॉइल में, है ना। और माइक्रोब्स जो है बहुत सारे पॉन्ड में प्रेजेंट हैं। फिश लेज एग इन वाटर, तो वाटर अबायोटिक हो गया, फिश बायोटिक हो गया। दोनों की डिपेंडेंसी है कि भाई फिश जमीन पे आके तो एग दे नहीं सकता। दूसरा क्या है? क्राइटेरिया बिटवीन टू अबायोटिक कंपोनेंट। दो अबायोटिक कंपोनेंट कैसे है ना। कि जो डे का टेम्परेचर हाई है, क्यों? क्योंकि ब्राइट सनलाइट आ रही है उसकी वजह से। वाटर इवेपोरेट हो रहा है सनलाइट की वजह से। एयर करंट की वजह से जो वाटर की सरफेस पे जेंटल वेव्स हो रही हैं। सॉइल जो है पॉन्ड के आसपास मॉइस्ट है, उसकी वजह से जो मॉइस्ट सॉइल में जो रहेंगे इंसेक्ट्स वगैरह वो वहां पे सरवाइव करेंगे। इंटरेक्शन अमंग दी बायोटिक कंपोनेंट क्या है? फ्रॉग इंसेक्ट को खा जाएगा, वाटर स्नेक फिश को खा जाएगा, और फ्रॉग और फिश दोनों कंपीट कर जाएंगे किसके लिए? इंसेक्ट्स के लार्वा के लिए। फिश जो है एग देगा कहाँ पे? वेजिटेशन, जहाँ पे हरे भरे पौधे होंगे वहां पे, है ना। कि किससे बचाने के लिए? कि जो बाकी फिश और फ्रॉग्स हैं उनसे बचाने के लिए, ठीक। तो ये इंटरेक्शन बता दिए तीनों आपको, अबायोटिक अबायोटिक में, अबायोटिक बायोटिक में, और बायोटिक अबायोटिक में, है ना। अब क्या कह रहा है? और जो बायोटिक कंपोनेंट है एंड द अबायोटिक कंपोनेंट है इंटरेक्ट विद ईच अदर इन ऑर्डर टू फॉर्म अ इकोसिस्टम। तो कोई आपसे पूछ सकता है कि भाई हाउ इकोसिस्टम इज फॉर्म्ड, है ना। तो इकोसिस्टम इज फॉर्म्ड व्हेन बायोटिक बायोटिक एंड बायोटिक अबायोटिक कंपोनेंट इंटरेक्ट विद ईच अदर, देन अ इकोसिस्टम इज फॉर्म्ड, है ना। अब दो मेन टाइप ऑफ इकोसिस्टम है। एक एक्वेटिक जो पानी के अंदर बनेगा, टेरेस्ट्रियल जो जमीन पे बनेगा, ठीक है ना। तो टेरेस्ट्रियल कहाँ बनेगा? जो बड़े बड़े पेड़ पे, जैसे बनियान बरगद का पेड़ होगा, मैंगो का पेड़ होगा, और पिलखन होगा, है ना। ऐसे ही फार्मलैंड जो आप देखते हो, फार्मलैंड किसका एग्जाम्पल है? ह्यूमन मेड इकोसिस्टम का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है? ह्यूमन मेड इकोसिस्टम का, ठीक है। तो अब ये वाला जो है ना,
ये अभी तक का आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज याद करने वाला है, आगे भी काम आएगा इस चैप्टर में भी। एक इंडिविजुअल है ना, इंडिविजुअल बहुत सारे होंगे एक ही टाइप के, तो क्या बनेगा पॉपुलेशन। अलग अलग टाइप के पॉपुलेशन मिलके डियर का, रैबिट का, है ना, फॉक्स का, लायन का, बर्ड का, क्या बनेगा कम्युनिटी, है ना। और कम्युनिटी जो है, बायोटिक अबायोटिक कंपोनेंट मिलके आपस में कम्युनिटी क्या बनेगी, इकोसिस्टम। क्या बनाएगी, इकोसिस्टम, है ना। तो जस्ट एज बायोटिक कंपोनेंट डिपेंड ऑन बायोटिक अबायोटिक कंपोनेंट, अबायोटिक कंपोनेंट आल्सो डिपेंड्स ऑन बायोटिक कंपोनेंट। जैसे जो लिविंग बीइंग है वो नॉन लिविंग बीइंग पे डिपेंडेंट है ना, कि भाई जो रैबिट है वो पानी पर डिपेंडेंट है, प्लांट जो है वो सनलाइट पर डिपेंडेंट है। ऐसे ही जो अबायोटिक कंपोनेंट है, जैसे ऑक्सीजन लेवल है ना, पानी में ऑक्सीजन लेवल है, तो अबायोटिक कंपोनेंट भी किस पर डिपेंडेंट है, बायोटिक कंपोनेंट पे, कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन है, कार्बन डाइऑक्साइड को बैलेंस करना है ना। तो फॉर एग्जांपल प्लांट रिलीज ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, है ना। रूट होल्ड सॉइल इन प्लेस, जो प्लांट का रूट है वो सॉइल को बांधेगा तो क्या नहीं होगा, सॉइल इरोजन नहीं होगा, है ना। तो ऐसा नहीं है कि अब बायोटिक नहीं होगा तो बायोटिक खत्म हो जाएगा, अगर बायोटिक खत्म हो जाएगा तो अबायोटिक भी खत्म हो जाएगा। दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंसी, और बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी है ना। अब एक एक्टिविटी दे दी आपको क्लासिफाई करने के लिए, है ना। फिर 12.4 टेबल पे जाके, है ना, ऑब्जर्व फिगर 12.1 बी, और ये फॉरेस्ट इकोसिस्टम बता रखा है, और उसके हिसाब से जो ऑर्गेनिज्म लिस्ट किए हैं उसको टेबल पर 12.4 में डालो, है ना, कि ईटिंग हैबिटेट ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, है ना। तो जैसे डियर है, क्या फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है, नहीं। फीड्स ऑन प्लांट एंड प्रोडक्ट्स, यस। फीड्स ऑन एनिमल, नो। तो फीड्स ऑन बोथ एनिमल और प्लांट, और एनिमल, तो ये क्या है, ओनली प्लांट पे। ऐसे ही हॉर्स है, परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, सेम हो जाएगा, यही वाला रहेगा। फीड्स ऑन प्लांट एंड प्रोडक्ट, यस सेम ही रहेगा। एनिमल में भी सेम ही रहेगा, और फीड्स ऑन इसमें भी सेम ही रहेगा। वल्चर है, परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, सेम ही रहेगा। फीड्स ऑन प्लांट एंड प्लांट प्रोडक्ट, तो प्लांट पे भी नहीं है, प्लांट प्रोडक्ट पे भी नहीं है, ये अलग रहेगा। फीड्स ऑन एनिमल में यस रहेगा। फीड्स ऑन प्लांट एंड और एनिमल, तो ये प्लांट को तो नहीं, खाली एनिमल को फीड करता है ना, तो ओनली एनिमल। ऐसे करके इस टेबल को आप भरोगे तो आपको समझ के आएगा कि अब देखो प्लांट क्या है, प्लांट अपना खुद का भोजन बनाएगी, है ना। जो अपना खुद का भोजन बनाएगी उसको क्या बोलेंगे, ऑटोट्रॉफ। ऑटो मतलब सेल्फ, ट्रॉफ मतलब फूड, जो अपना खाना खुद बनाती है ना। तो इसको क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर भी बोलते हैं। फिर जो हम दूसरे के खाने पर डिपेंडेंट है उसको क्या बोलेंगे, हेट्रोट्रॉफ। हेट्रो मतलब अदर्स, जो दूसरों ने प्रोड्यूस किया, ट्रॉफ क्या, फूड, उनको क्या बोलते हैं, कंज्यूमर भी बोलते हैं, है ना। जो खाली प्लांट खाएंगे उसको क्या बोलेंगे, हर्बीवोरस। जो खाली एनिमल खाएंगे उसको क्या बोलेंगे, कार्निवोरस। जो दोनों खाएंगे उसको क्या बोलेंगे, ऑमनीवोरस, है ना। अब सवाल, अब अगला टॉपिक क्या है, हु ईट होम, कौन किसको खाता है फूड चेन में, है ना। इसको क्या बोलते हैं, फीडिंग रिलेशनशिप। क्या बोलते हैं, फीडिंग रिलेशनशिप, कि फूड चेन में कौन किसको खाएगा उसको क्या बोलेंगे, फीडिंग रिलेशनशिप। जैसे यहाँ दे रखा है, ग्रास को रैबिट खा जाएगा, रैबिट को क्या खा जाएगा, लेपर्ड खा जाएगा, है ना। अब जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया, ग्रास को ग्रास हॉपर, ग्रास हॉपर को फ्रॉग, फ्रॉग को स्नेक, और स्नेक को कौन, ईगल, है ना। तो ये एक आपका फूड चेन का एग्जांपल हो गया। फिर एक आपको जो है, मतलब फिगर 12.1 देखोगे, लेटेस्ट ड्रॉ में क्या दे दिया, यहाँ पे आपको बोल दिया कि आप काउंट करो और उसके हिसाब से फिर ड्रॉ करो कौन किसको खा रहा है किसको नहीं, फूड सिस्टम में, है ना। अब हर ऑर्गेनिज्म जो है फूड सिस्टम में, उसका एक फूड चेन में पोजीशन है, कोई पहले नंबर पे आएगा, कोई सेकंड पे आएगा, कोई थर्ड पे आएगा, कोई फोर्थ पे आएगा। जैसे ग्रास है, हमेशा पहले पे आएगा। ग्रास को खा गया कौन, ग्रास को खाया रैबिट, तो रैबिट जो है वो दूसरे पे आ गया। रैबिट को खा गया कौन, स्नेक, स्नेक किस पे आ गया, थर्ड पे आ गया। अब स्नेक को कौन खा गया, फॉक्स या जो है ईगल खा गए, वो किस पे आ गया, फोर्थ पे। तो ये जो हम लेवल की बात करें तो क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक लेवल। क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक लेवल, है ना। ट्रॉप मतलब फूड, यानी फूड चेन में क्या लेवल है ना। तो प्लांट किस पे है, प्लांट फर्स्ट लेवल पे है, ठीक है।
और ऐसे फिर पिरामिड बनता है कि प्लांट आपकी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होगी, प्लांट को खाने वाले थोड़े कम क्वांटिटी में होंगे, इसको खाने वाले और कम क्वांटिटी में होंगे, और फिर इसको खाने वाले और कम क्वांटिटी में होंगे, है ना। अब जैसे एक बड़ा सा बना रखा है कि मतलब कोई स्ट्रेट तो होता नहीं है। अब ग्रास है, ग्रास को माउस भी खाएगा, रैबिट भी खाएगा, ग्रास हॉपर भी खाएगा। अब रैबिट को भी हॉक खा जाएगा, फ्रॉग भी खा सकता है ना। माउस को आउल खा जाएगा, फ्रॉग को भी आउल खा जाएगा, ग्रास हॉपर को बर्ड खा जाएंगे। अब बर्ड जो है, बर्ड को कौन खा जाएगा, स्नेक खा सकता है, डायरेक्ट फ्रॉग को भी खा सकता है ना, डायरेक्ट माउस को भी खा सकता है, डायरेक्ट रैबिट को भी खा सकता है ना। हॉक भी दूसरे बर्ड को खा जाते हैं कई बार, हॉक स्नेक को खा जाएगा, है ना। हॉक जो है माउस को भी खा जाएगा, हॉक रैबिट को भी खा जाएगा। तो ऐसे कॉम्प्लेक्स चैन बनता है, कोई सिंपल चैन तो बनता नहीं है ना। अब क्या है, ठीक है, अब क्या बात कर रहे हैं कि जो नेचर में वेस्ट बनेगा, चलो ठीक है, टॉप चेन की बात करते हैं, हॉक की बात कर लेते हैं। हॉक को तो कोई खाता नहीं है, अब हॉक मर गया, हॉक की बॉडी खत्म, वो क्या बन गई, वेस्ट बन गई, है ना। प्लस जो इनका जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का वेस्ट होता है वो एक टाइप का वेस्ट हो गया, है ना। अब वेस्ट का नेचर में होता क्या है, तो देयर आर टाइप ऑफ फंगाई दैट ग्रो ऑन डेड मैटर। जैसे आपको क्या एग्जांपल दे दिया है, मशरूम का। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक फंगाई एंड बैक्टीरिया ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस। जो डेड प्लांट होंगे या जो भी वेस्ट होगा, उस कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को क्या करेगा, सिंपल वन में ब्रेक कर देगा, और दिस प्रोसेस रिटर्न्स इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन टू द सॉइल। अब इन फंगाई के हेल्प से जो भी न्यूट्रिशन उस डेड एनिमल के अंदर था, उसको कन्वर्ट करेगा किसमें, ऐसे फॉर्म में कि वो सॉइल में जाके मिक्स हो जाए। अब वापस आपकी सॉइल फर्टाइल होगी, फिर सॉइल आपको ग्रास उगाएगी, जो भी फूड है उगाएगी, उसके बाद फिर वो चैन दोबारा चालू हो जाएगा। तो ऐसे साइकिल नेचर की चलती रहती है। अब आप देख सकते हो टाइनी इंसेक्ट सच एज बीटल एंड फ्लाइज, ये क्या करते हैं, एनिमल ड्रॉपिंग्स, जो भी एनिमल ड्रॉपिंग्स मतलब जो भी जानवर वगैरह हैं, जो उनकी पॉटी वगैरह होती है ना, जैसे एलिफेंट डंग है, दे इनको क्या करेंगे, ये बीटल्स और जो फ्लाइज हैं उसको ब्रेक डाउन कर देंगे, किसमें कर देंगे, न्यूट्रिएंट्स जो है दोबारा किस में आ जाएगा, इन्वायरमेंट में आ जाएगा, है ना। इस प्रोसेस को कि डेड एनिमल या फिर ह्यूमन वेस्ट या एनिमल वेस्ट को वापस ऐसे न्यूट्रिएंट्स में लाना कि वो सॉइल में वापस मिक्स हो जाए, इसको क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन। और जो ऑर्गेनिजम्स इसको करते हैं उसको क्या बोलते हैं, डिकम्पोजर। क्या बोलते हैं, डिकम्पोजर। और या फिर सेप्रोट्रॉफ। सेप्रो मतलब रॉटन, और ट्रॉफ मतलब फूड, की रॉटन चीज़ों को फूड में, फूड की तरह यूज़ करके, और जो अपना उसको क्या करना है, चीज़ों को डिकम्पोज करना है, फिर वापस सॉइल में प्लांट ग्रो करेगा, और ये साइकिल की सारी पूरी कैसी करेगी, चलती रहेगी, है ना। अगर नेचर की बात करें तो नेचर में कुछ भी वेस्ट नहीं होता, सब कुछ दोबारा रीयूज हो जाता है। ये पूरा आपका पैराग्राफ क्या है, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब कह रहे हैं कि कुछ एक चेंज हो गया, चेंज मतलब कि मान के चलो कोई एक स्पीसीज एक्सटेंट हो गई, तो उससे और क्या चेंजेस आएंगे आपस की सराउंडिंग में, है ना। अब एक बड़ा अच्छा एग्जांपल दिया कि लेट से कि तालाब वगैरह है, तालाब में क्या हो गया, पोल्यूशन की वजह से जो उसके अंदर प्लांट्स थे वो क्या हो गए, खत्म हो गए हैं। प्लांट खत्म हो गए तो क्या हो गया, ऑक्सीजन की कमी हो गई। ऑक्सीजन की कमी हो गई तो क्या हो गया, फिश डाई हो गया। अगर फिश खत्म हो गया तो जो इंसेक्ट पानी में अपना लार्वा दे रहे थे तो कौन खा जा रहा था, फिश खा जा रहा था, तो इंसेक्ट बढ़ जाएंगे। अब ये इंसेक्ट जाके क्या करेंगे, आपके जो क्रॉप है, जो फसल है किसानों की, उसको क्या करेंगे, खराब करेंगे। तो ये एक बहुत ही मतलब इम्पॉर्टेंट है कि किसी भी फूड चेन में अगर कोई भी एक लेवल पे डैमेज आएगा तो बाकी सारे लेवल इफेक्ट होंगे, अगर हम सही से सोचे तो, है ना। अब एक मतलब बड़ा ही अच्छा एग्जांपल दे रखा है कि 1980s के आसपास ना, जो फ्रॉग लेग्स, जो मेंढक के पैर होते हैं, उसको एक्सपोर्ट करते थे, है ना। इंडियन बुल फ्रॉग था,
ऐसी एक इंडिया में प्रजाति पाई जाती थी, अभी भी है। अब इसको क्या बोलते थे, इंडियन बुल फ्रॉग। इनके जो पैर हैं इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा थी एक्सपोर्ट में, है ना। तो अब क्या होता था, जब फ्रॉग इंसेक्ट खाती है तो इसकी वजह से क्या हो गई कि जो इंसेक्ट की जो संख्या है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई, है ना। और इंसेक्ट बढ़ गई तो अब क्या होगा, ज़्यादा ज़्यादा फर्टिलाइज़र यूज़ करेंगे, है ना। उसके बाद क्या हुआ, गवर्नमेंट ने बाद में जाके इनका बैन कर दिया, है ना, कि और ज़्यादा इकोलॉजिकल डैमेज ना हो, और ज़्यादा हम फर्टिलाइज़र यूज़ ना करके फसल को, पानी को, हर चीज़ को ख़राब ना करें। तो ये जो है गवर्नमेंट ने फिर बाद में क्या कर दिया, बैन कर दिया। अब जब इकोसिस्टम बैलेंस रहेगा कब, जब सारे ऑर्गेनिजम्स के बीच में इंटरेक्शन और उनकी बीच में जो उनकी जो पॉपुलेशन है और जो उनके रिसोर्सेज हैं वो सारी क्या रहे, स्टेबल रहे। तो पोल्यूशन, जो भी पॉपुलेशन है उनके लिए जो रिसोर्सेज हैं वो क्या रहे, स्टेबल रहे, तभी इकोसिस्टम कैसा रहेगा, स्टेबल रहेगा, है ना। अब कह रहा है कि ये जो इंटरेक्शन होता है, इंटरेक्शन की, भाई बर्ड मछली को खा जाती है, बर्ड को कुछ और कोई और खा जाता है, उसको कोई और खा जाता है। और जो इकोसिस्टम में इंटरेक्शन होता है कि भाई कुछ मौसम में चेंज होगा तो बर्ड जो है एक इकोसिस्टम से दूसरे इकोसिस्टम में जाएगा, ट्रैवल करेगा, है ना, जो माइग्रेटरी बर्ड होते हैं। तो ये बैलेंस कैसे हेल्प करती है इकोसिस्टम का बैलेंस मेंटेन करने में, है ना। तो फीडिंग रिलेशनशिप के अलावा, है ना, ऑर्गेनिजम्स ऑल्सो compete फॉर कॉमन रिसोर्सेज लाइक फूड, वाटर, फिजिकल स्पेस और सनलाइट, है ना। कि खाने के अलावा और भी चीज़ों के लिए जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो compete करते हैं, कंपटीशन करते हैं आपस में, है ना। जैसे फूड हो गया, वाटर हो गया, फिजिकल स्पेस हो गया, सनलाइट हो गया, है ना। तो दिस कंपटीशन हेल्प कंट्रोल पॉपुलेशन साइज एंड कीप द इकोसिस्टम बैलेंस। ये जो कंपटीशन होता है इसकी वजह से, है ना, पॉपुलेशन का साइज, कि भाई एक प्रजाति की जो है ज़्यादा ना हो जाए, बहुत ज़्यादा। तो ये जो पॉपुलेशन की वजह, सॉरी, कंपटीशन की वजह से जो पॉपुलेशन स्टेबल रहता है, इससे क्या रहता है, इकोसिस्टम हमारा क्या रहता है, बैलेंस रहता है। अब क्या हो गया, एक रिलेशन क्या होता है, डिपेंडेंसी क्या होती है, म्यूचुअलिज्म, दोनों एक दूसरे पे बेनिफिट करेंगे, है ना। बीज फ्लावर को पॉलिनेट करेगा, फ्लावर बीज को नेक्टर देगा और बीज जो है हनी बनाएगा, है ना। कॉमनलिज्म, कॉमनलिज्म क्या है, एक ऑर्गेनिज्म तो बेनिफिट होगा, दूसरे को कोई नुकसान नहीं होगा, है ना। कि एक ट्री के ब्रांच पे ऑर्किड जो है वो ग्रो हो गया, ऑर्किड न्यूट्रिशन लिया, है ना, ट्री ब्रांच में कोई इफेक्ट नहीं आया, दोनों मतलब ऑर्किड जो है खुश, ट्री ब्रांच जो है वो कुछ नहीं, मतलब न्यूट्रल, है ना। पैरासाइटिज्म क्या है, कि एक को फायदा होगा, एक को नुकसान होगा। जैसे टिक है ना, टिक जो है वो किसी एनिमल की बॉडी पे आ गए, डॉग पे या बफेलो पे या किसी भी पे, वो क्या करेगा, उससे ब्लड सक करेगा, बट उससे क्या होगा, दूसरे एनिमल को कोई फायदा नहीं होगा, है ना। तो ये वाला रिलेशन अच्छा है ना। देखो इंपॉर्टेंट सारे हैं, है ना, ऐसा नहीं है कि कोई खराब या कोई है। तो म्यूचुअलिज्म क्या है, दोनों को बेनिफिट। कॉमनलिज्म, एक को बेनिफिट एक को कोई लॉस नहीं। पैरासाइटिज्म, एक को बेनिफिट एक को लॉस। ठीक है। फिर एक साइंटिस्ट को बताया, जवाहर थॉमस जॉन सिंह, है ना, AJT जॉन सिंह, ये बताया कि कैसे इन्होंने प्रूव किया कि एक हेल्दी प्रे की पॉपुलेशन इज की टू प्रेडेटर सर्वाइवल। कि जो अगर डियर ज़्यादा में नहीं होंगे जनसंख्या में, तो जो लायंस वगैरह है, लेपर्ड वगैरह है, उनकी पॉपुलेशन अपने आप क्या हो जाएगी, बहुत ही कम हो जाएगी, है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्या कह रहा है कि इकोसिस्टम का बेनिफिट क्या है, क्यों हम बोल रहे हैं बार बार इकोसिस्टम, स्टेबल पॉपुलेशन, बैलेंस रिसोर्स, है ना। तो ह्यूमन ऑल्सो बेनिफिट फ्रॉम इकोसिस्टम, है ना। एग्जाम्पल के तौर पे फॉरेस्ट जो है फ्रेश एयर देगा, फर्टाइल सॉइल देगा, है ना, फूड देगा, फाइबर देगा, लकड़ी देगा और मेडिसिन देगा। सिमिलरली इकोसिस्टम जो है एक्वेटिक वाला, वो हमें क्या देगा, वाटर देगा, फूड देगा फिश के फॉर्म में, है ना। अब जैसे एक एग्जांपल दे रखा है कि सुंदरबन है, सुंदरबन का इकोसिस्टम क्या हो रहा है, अभी खतरे में है। क्यों खतरे में है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा क्या होता है, मैंग्रोव फॉरेस्ट पाए जाते हैं। कहाँ पे, जहाँ पे गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों रिवर मिक्स होता है। दोनों रिवर मिक्स होगा तो वहाँ पे क्या बनेगा, जो सिल्ट दोनों रिवर लेके आएगी उसकी वजह से जो जमीन बनेगा, ऐसे करके पूरा का पूरा सुंदरबन डेल्टा बना हुआ है ना। काफ़ी सारा पार्ट उसका बांग्लादेश में है, थोड़ा सा पार्ट इंडिया में है ना। यहाँ पे
बहुत सारे अलग अलग टाइप के एनिमल्स पाए जाते हैं, ठीक है। काफ़ी जो हैं अभी मतलब इंडेंजर्ड, मतलब खतरे के लेवल पे आ गए हैं। तो सुंदरबन प्रोटेक्ट अस बाय स्लोइंग, कैसे हेल्प करता है? जो भी स्ट्रॉन्ग विंड्स हैं, वेव्स हैं, है ना, जो स्टॉर्म फ्लड के टाइम पे जो आते हैं, ठीक है। मैंग्रोव का काम यही होता है। मैंग्रोव जैसे समुद्र के किनारे लगा हुआ, बहुत ज़्यादा मैंग्रोव लगा दोगे तो जो सुनामी वगैरह है उनसे आपको बचाएगा, है ना। तो इसके बाद क्या हुआ, तो यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, क्या है, यूनेस्को, इसने सुंदरबन को क्या डिक्लेयर कर दिया, वर्ल्ड हेरिटेज साइट, है ना। वर्ल्ड हेरिटेज साइट कब किया, 1987 में डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। अब मैंग्रोव ट्री को कटा जाता है क्यों, फ्यूल वुड, है ना, कि घर वगैरह में लकड़ी पे खाना वाना बनाने के लिए और फार्मिंग के लिए। और इलीगल हंटिंग एंड ओवर यूज ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्स आर अ थ्रेट टू द वाइल्ड लाइफ लिविंग देयर। वहाँ पे क्या हो रही है, इलीगल हंटिंग हो रही है, डियर को मार के डियर का स्किन बेचेंगे, या बाकी जो एनिमल्स हैं जिनके बॉडी पार्ट की डिमांड बाहर ज़्यादा है ना। तो अब क्या, पोल्यूशन फ्रॉम इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड अनट्रीटेड सीवेज इन रिवर आर ऑल्सो डैमेजिंग द वाटर एंड हैबिटेट। जो आपका एक्वेटिक लाइफ है वहाँ पे वो कैसे डैमेज हो रहा है, कि जो रिवर में जो आपका एक्सेस पोल्यूशन जो रिवर में आ रहा है, किसकी वजह से आ रहा है, सीवेज वाटर आ गया, इंडस्ट्रियल वेस्ट आ गए, उनकी वजह से। तो आपका एक्वेटिक सिस्टम भी खराब हो गया, और जो आपका टेरेस्ट्रियल सिस्टम है वो भी खराब हो रहा है। उसकी वजह से क्या होगा, पूरा का पूरा जो इकोसिस्टम है वो क्या हो सकता है, डैमेज हो सकता है। इसलिए क्या किया यूनेस्को ने उसको 1987 में एक कंजर्वेटिव, मतलब जिसको बचा के रखना है, कल्चरल हेरिटेज, है ना, उसको वर्ल्ड हेरिटेज में उसको क्या किया, नाम दिया, है ना। और एक और चीज़ है, मतलब ये देखोगे शायद ज़्यादा इसमें लिखा नहीं है, स्प्रेड ऑफ इनवेजिव स्पीसीज। कुछ स्पीसीज ऐसी होती हैं जो कहीं भी लग जाती हैं, जैसे है ना, कि कुछ ऐसे पौधे होंगे जो कहीं भी डेवलप हो जाएंगे, बट उसकी वजह से क्या होगा, आसपास का जो दूसरे स्पीसीज हैं जिनके लिए वो यूजलेस है ना। फॉर एग्जाम्पल हमने कैक्टस का पौधा ले, उसका क्या बोलते हैं, आपने देखा होगा यहाँ पे यूकेलिप्टस बोलते हैं, या फिर जो पानी में वाटर हाइनिथ बोलते हैं, या फिर जो है आप दिल्ली एनसीआर वगैरह में देखोगे कीकड़ का पौधा बोलते हैं। वो क्या होगा, उस पे ना फ्रूट्स आएंगे ना फ्लावर्स आएंगे, खाली वुड होगा, और वो किसी के लिए क्या है, कोई फूड भी नहीं है, ना उस पे बर्ड्स आएंगे ना कुछ, बट वो बहुत जल्दी ग्रो कर जाते हैं। और बाकी जो वहाँ के लोकल ट्रीज होंगे, जैसे आपका नीम का पेड़ हो गया, है ना, अमरूद के पेड़ हो गए, वो सब क्या हो जाएंगे, वहाँ पे खत्म हो जाएंगे, और धीरे धीरे वो इकोसिस्टम क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो इन्वेसिव स्पीसीज, हर पेड़ हर एरिया में यूजफुल नहीं होता। इसके बहुत अच्छे एग्जाम्पल आप पढ़ सकते हो इन्वेसिव स्पीसीज के, और काफी इम्पैक्टफुल आपको मिल जाएंगे, है ना। और ये आवर साइंटिफिक हेरिटेज मतलब कि काफी सारे ऐसे एरिया हैं इंडिया में जो किसमें है, प्रोटेक्टेड एरिया में, जैसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, नेशनल पार्क्स हैं। नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आपने पक्का पढ़ना चाहिए, है ना। बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, कंजर्व्ड कम्युनिटी है ना, कि कुछ हमने कम्युनिटी को कंजर्व कर रखा है जो बाहर के एरिया से कम्युनिकेट नहीं करती। जैसे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है उत्तराखंड में आपका, मानस नेशनल पार्क है असम में, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है किसमें, वेस्टर्न घाट में, चिल्का लेक है कहाँ पे, उड़ीसा में, ईगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में, हेमिस नेशनल पार्क कहाँ पे है, लेह में, काइबुल लामजो नेशनल पार्क कहाँ पे है, मणिपुर में, पिरोतन आइलैंड मरीन नेशनल पार्क कहाँ पे है, गुजरात में। तो हर नेशनल पार्क में कुछ स्पेसिफिक एनिमल्स जो हैं इंडेंजर्ड है और उनका स्पेशल केयर किया जाता है, ठीक है। अब कई बारी हम ह्यूमन मेड इकोसिस्टम, जैसे काफ़ी सारे पार्क्स देखोगे आप, वाटर बॉडीज देखोगे जो ह्यूमन डेवलप करता है, और ये भी क्या है, जो पोल्यूशन को रिड्यूस करने में काफ़ी हेल्प कर सकते हैं, और आसपास के एनिमल्स और नेचर डिपेंडेंट आइटम्स को ग्रो करने में काफ़ी हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। अब जो हेल्दी इकोसिस्टम है वो हमारे फार्म्स को, जो फार्मर वगैरह है तो कैसे हेल्प करते हैं, ना। तो अब 1950 से लेकर 1965 में इंडिया में आ गया फूड शॉर्टेज, है ना। तो अब फूड शॉर्टेज में क्या हुआ, मिड 20th सेंचुरी में, तो उसके बाद हमने क्या स्टार्ट किया, ट्रैक्टर का यूज़ करना स्टार्ट किया, सिंथेटिक फर्टिलाइजर बहुत ज़्यादा यूज़ किया, और ग्रीन रेवोल्यूशन आया, हरित क्रांति जिसको बोला गया है ना। और
हम क्या हो गए, फूड सरप्लस हो गए। अब हम अपने लिए सारा का सारा खाना खुद डेवलप कर सकते थे, है ना। अब इस टाइप की फार्मिंग अभी क्या है, अनसस्टेनेबल है। आप जाके देखोगे काफी सारे गाँव में, पंजाब हरियाणा में काफी लोग बीमार होते हैं इन फर्टिलाइजर के यूज से, है ना। बहुत सारा ग्राउंड वाटर यूज करें तो ग्राउंड वाटर खत्म हो जाता है, फिर दूर से आपको पानी लाना होगा, है ना। और कई बार फार्मर्स क्या करते हैं, एक ही टाइप का क्रॉप, जैसे सरसों है, आसानी से ग्रो हो जाएगा, तो वही बार बार आपको ग्रो करते रहेंगे कि आसानी से ग्रो हो जाए, अच्छा डिमांड हो मार्केट में, है ना। अब एक अगला टॉपिक है, ये क्या कह रहा है, सिंथेटिक फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड से, है ना, कि क्रॉप प्रोडक्शन तो इम्प्रूव हो गया बहुत ज़्यादा, है ना। इससे कंट्रीज लाइक इंडिया जो है खुद फूड सिक्योर, अब बाहर से आपको फूड इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, है ना। बट आप जब उसका लॉन्ग टर्म यूज़ करोगे तो सॉइल हेल्थ ख़राब हो जाएगी, है ना। ओवर यूज ऑफ सिंथेटिक फर्टिलाइजर में रिड्यूस सॉइल फर्टिलिटी बाय डिक्रीजिंग फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो सॉइल्स में फ्रेंडली और माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, जैसे राइबोसोम्स है, वो आपको नाइट्रोजन बिल्डअप करने में करेगा। ऐसे ही बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो सॉइल को फर्टाइल बनाने में हेल्प करते हैं। एक एग्जांपल क्या है, एक ऑर्गेनिक मैटर होता है, क्या बोलते हैं उसको, ह्यूमस। ये क्या करता है, मिट्टी को बांध में रखता है आपस में, है ना। अब अगर ह्यूमस की क्वांटिटी कम होगी तो क्या हो जाएगा, सॉइल जो है प्रोन टू इरोजन, एकदम लगेगा जैसे रेत जैसा मिट्टी हो जाएगा। आप किसी खेत में, किसी एरिया में जाकर देखोगे जहाँ पे बहुत खेती हो रही है एक्सेस, जब सूखेगा उसका मिट्टी उठाओगे तो कई बार देखोगे ह्यूमस एकदम नहीं है मिट्टी में, है ना। और जो नेचुरल प्रेडेटर्स हैं विच अल्टीमेटली इंक्रीज दी पॉपुलेशन ऑफ, नेचुरल प्रेडेटर जो हैं उनकी संख्या क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। चूहा है, मेंढक है, स्नेक्स हैं, वो सब खत्म हो जाएंगे इनकी वजह से। जो इंसेक्ट्स वगैरह हैं वो अनकंट्रोल्ड ग्रो करेंगे, अनकंट्रोल्ड, है ना। और बहुत ज़्यादा आप पानी डालोगे उससे भी खराब होता है। बहुत ज़्यादा पानी डालोगे तो क्या करोगे, वाटर जो है, जैसे मान के चलो एक मैंने खेत था, खेत में मैंने बहुत ज़्यादा पानी डाल दिया, बहुत टाइम तक पानी पड़ा रहा है इसमें, तो जब पानी इवेपोरेट हुआ तो इसने क्या किया, सॉल्ट छोड़ दिया सारा नीचे, तो क्या हो गया, सॉइल जो है सॉल्टी हो गया। अब या फिर ऐसा बोल सकते हैं एसिडिक सॉल्ट हो गया, या फिर अब ज़्यादा सॉल्ट की इसमें फिर अलग से कुछ फर्टिलाइजर डालना पड़ेगा, किसको, सॉल्ट को बैलेंस करने के लिए, है ना। फिर उसके बाद क्या है, अर्थ वॉर्म वगैरह जो है वो खत्म हो जाएंगे, तो जो सॉइल को सेल्फ हील करने की जो कैपेबिलिटी है, सॉइल को अपने आप ठीक करने की, वो खत्म हो जाएगी, है ना। तो ये इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए ये जरूरी है कि आप एक्सेसिव फर्टिलाइजर क्या करो, ना यूज करो, है ना। और एक ही क्रॉप को बार बार यूज करना क्या बोलते हैं, मोनोकल्चर। क्वेश्चन आ सकता है मोनोकल्चर क्या है ना। ये क्या करेगा, क्रॉप डाइवर्सिटी एंड अफेक्ट पॉलिनेटर विच आर क्रूशियल फॉर फूड प्रोडक्शन। तो क्रॉप डाइवर्सिटी आपकी ये अगर आप करोगे तो इससे क्या करेगा, है ना। अगर आप ऐसा करते हो, मोनोकल्चर करते हो, तो क्या करेगा, क्रॉप डाइवर्सिटी आपकी कम हो जाएगी। पॉलिनेटर्स जो हैं वो बार बार आएंगे नहीं, जो किसके लिए जरूरी है, फूड प्रोडक्शन के लिए, है ना। तो मोनोकल्चर भी क्या है, बहुत ज़्यादा हेल्दी नहीं है इकोसिस्टम के लिए। अब वृक्ष आयुर्वेदा इम्फेसाइजेज, वृक्ष आयुर्वेदा जो है हमारी एंशिएंट टेक्स्ट है, जो पुरानी किताब है, उसमें सॉइल हेल्थ का इंपॉर्टेंस दिया हुआ है कि कैसे सॉइल हेल्थ को नरिश करते रहना हमारे जो हेल्दी प्रोडक्शन है उसके लिए कितना जरूरी है, ठीक है। अब ये काफ़ी बड़ा चैप्टर था, इसका कॉन्सेप्ट पार्ट तो पूरा खत्म हो गया। अब अगले वाले वीडियोस में हम क्या देखेंगे, इसके पूरे क्वेश्चन एंड आंसर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग कंप्लीट वीडियो। क्लोज करने से पहले प्लीज़ एक बार लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। कुछ और आपने हेल्प करनी है तो आप ये हमारा यूपीआई हैंडल दिया हुआ है, इस पे आप हमें डोनेट करके हेल्प कर सकते हो। लास्ट में अगर आपने हमारे चैनल पे पढ़ाना है, हमसे आपको 1-to-1 क्लासेस चाहिए, किसी चैप्टर का नोट्स चाहिए, किसी क्वेश्चन का आंसर चाहिए, तो आप हमें इस ईमेल आईडी पे या टेलीग्राम लिंक पे लिख के हमसे कनेक्ट कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग कंप्लीट वीडियो।